बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। हमारे पाठ्यक्रम में हमने अब तक बहुत सी बातें आपके सम्मुख रखी थी। एक बार उनको पुनरावृत्त करके जो भाग रहा है उसे आज हम पूरा कर लेंगे। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में हमने सबसे पहले प्रयोजन मूलक पारिभाषिक शब्दावली पर ध्यान दिया। पारिभाषिक शब्दावली के बाद हमने पारिभाषिक शब्दावली के बाद हमने राजभाषा हिंदी पर बहुत सी चर्चा की। उसके उपरांत हमने ये भी देखने की कोशिश की कि किस प्रकार से कार्यालयीन प्रयोजन मूलक लेखन होता है। उसके भी वीडियो जो बीकॉम के लिए बनवाए थे वो भी हमने डाल दिए हैं। एक बार फिर से पाठ्यक्रम को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली जो पहला भाग था, जिसके अंतर्गत हमने पारिभाषिक शब्दावली तात्पर्य, परिभाषा एवं सामान्य विशेषताएं अर्थात लक्षण को देखा। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांतों की चर्चा की। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली विविध दृष्टिकोण, जिसके 4 संप्रदाय हमने देखे थे। उसके उपरांत भारतीय पारिभाषिक शब्दावली समस्याएं और समाधान। उसके उपरांत हिंदी शब्द संपदा, इसका बहुत बड़ा भाग हमने लिया था। और उसके उपरांत हिंदी पारिभाषिक शब्दावली 200 शब्द हमने पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पीडीएफ के रूप में दिए थे। उसके उपरांत हमने देखा कि राजभाषा हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा और राष्ट्रभाषा की अवधारणा क्या है और उसका स्वरूप क्या है। उसके उपरांत राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमने देख लिया था बहुत लंबे समय से। उसके उपरांत राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधानों में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 200, 120, 210, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 ये संवैधानिक प्रावधानों के रूप में ये अनुच्छेद देखे थे संविधान के। उसके उपरांत हमने राजभाषा संबंधी राष्ट्रपति के आदेश 2 बार यथा संशोधित देखे थे। फिर उसके उपरांत राजभाषा अधिनियम को देखा था, जिसके अनेक भाग हमने देखे। उसके उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार कार्य संस्थागत, खास करके आर्य समाज। उसके उपरांत हमने नागरी प्रचारणी सभा काशी या वाराणसी देखी थी। और उसके उपरांत हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। और उसके उपरांत गांधी जी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुणे और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मद्रास, जिसको आप चेन्नई कहते हैं, वो भी हमने देख लिया था। और राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार में व्यक्तिगत योगदानों में महात्मा गांधी जी, उसके उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन करके उसके सारे कामकाज हिंदी में ही किए थे। उनके अपने सारे भाषण हिंदी में ही हुए थे उसकी बात। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान की नींव रखी, हमारे संविधान का मसौदा तैयार किया, उन्होंने भी खास करके मुंशी अयंगार फॉर्मूले के अंतर्गत किस प्रकार से हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास, राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया, इस पर भी हमने चर्चा की थी। उसके उपरांत प्रयोजन मूलक हिंदी लेखन पक्ष के अंतर्गत जो बीकॉम को पढ़ाए थे उसके वीडियो हमने डाल दिए थे, जिसके अंतर्गत प्रारूपण यानी खास करके कार्यालयीन कार्यविधि, उसके उपरांत प्रारूपण सिद्धांत एवं व्यवहार, उसके उपरांत टिप्पण सिद्धांत एवं व्यवहार, उसके उपरांत संक्षेपण सिद्धांत एवं व्यवहार, प्रतिवेदन सिद्धांत एवं व्यवहार, समाचार सिद्धांत एवं व्यवहार। इसके उपरांत हमने प्रयोजन मूलक अनुवाद को देखने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद का स्वरूप एवं प्रक्रिया, कार्यालयीन अनुवाद का स्वरूप एवं उसकी समस्याएं, और कुछ उसकी पीडीएफ भी हमने डाल दी थी, कुछ वाक्यों की और कुछ परिच्छेद भी आपको पढ़ करके दिखाए थे। उसके उपरांत वैज्ञानिक अनुवाद की भी बात हमने कल की थी। आज हम देखने जा रहे हैं जनसंचार माध्यमों के अनुवाद, स्वरूप एवं समस्याएं। इसके साथ आज हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो गया। और इसके प्रत्येक की पीडीएफ आपके ग्रुप पर डाली हुई है,
प्रत्येक की वीडियो आपके ग्रुप पर डाल दी है, उसका आपको आगे आने वाली कल परोसों से आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छा उपयोग होगा, ऐसा मान करके हम चलते हैं। और इसमें अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा तो उसमें वस्तुनिष्ठ क्या है बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। उस पर जो हमने परीक्षाएं 2 बार ली थी उतना भी काफ़ी है। फिर भी अलग प्रश्न भी आ सकते हैं, यही प्रश्न आएंगे इस प्रकार की गारंटी हम दे नहीं सकते। अब इसके उपरांत हमें जो पढ़ना है वह है जनसंचार माध्यमों की में अनुवाद क्या होता है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और आज के इस पाठ्यक्रम को हम पूरा करेंगे बचे हुए आधे घंटे में। मीडिया का अनुवाद, मीडिया या जनसंचार माध्यम जिसको कहा जाता है, इस पर बहुत सी वीडियो मैंने बनाकर डाली। देखिए आपके पाठ्यक्रम में केवल एक भाग था मीडिया का, समाचार लेखन सिद्धांत एवं व्यवहार। उसके बारे में हमने पूरी जो हमने द्वितीय भाषा को पढ़ाई थी वो सारी वीडियो डाल दी हैं, जिसके अंतर्गत मीडिया क्या है, मीडिया का आरंभ कैसे हुआ, प्राचीन काल का मीडिया कैसे था, आधुनिक मीडिया क्या था, अत्याधुनिक मीडिया का क्या था, मीडिया की मतलब जनसंचार माध्यम की परिभाषा, जनसंचार की परिभाषा, जनसंचार माध्यमों में जो अलग अलग रूप हैं आजकल आए हुए हैं, मुद्रित माध्यम, उसके उपरांत श्राव्य माध्यम, दृक्श्राव्य माध्यम, और उसमें लिखा जाने वाले समाचार, वार्ता और फीचर, इन सब की बातें हमने आपके सम्मुख रखी है। उसमें से समाचार के वीडियो को ज़्यादा देखिएगा। और उसके उपरांत हमें ये देखना है कि मीडिया में अनुवाद की क्या भूमिका होती है, या जनसंचार माध्यमों में जो अनुवाद होता है उसका स्वरूप क्या होता है और उसकी समस्याएं उसके अंतर्गत क्या आती है। अब आने वाले 20-25 मिनटों में हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए मीडिया अनुवाद, उसके स्वरूप को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो जनसंचार माध्यम होते हैं उसमें अनुवाद का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। मतलब जनसंचार माध्यम जिस प्रकार से व्यापक रूप धारण कर चुके हैं उसी प्रकार उसमें अनुवाद का भी क्षेत्र बहुत बड़े व्यापक रूप में हमारे सामने आ रहा है। जनसंचार माध्यम चाहे वो मुद्रित माध्यम हो, मतलब समाचार पत्र पत्रिकाएं हो, चाहे श्राव्य माध्यम हो रेडियो जैसा, या दृक्श्राव्य माध्यम हो टेलीविजन जैसा, उनकी सभिन्न विधाओं के मौलिक लेखन के साथ ही अनुवाद या भाषांतरण तथा रूपांतरण का कार्य भी आवश्यक होता है। मैं उदाहरण देता हूँ मन की बात का। रेडियो पर हर महीने के अंतिम रविवार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मन की बात कहते हैं रेडियो पर, और चंद मिनटों में उसका अनुवाद प्रादेशिक भाषाओं में हो जाता है। वो हिंदी में कहते हैं अपनी बात तो वो संस्कृत में अनुदित हो जाता है, मराठी में हो जाता है, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, राजस्थानी, इन सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो जाता है। और लोगों के सामने उड़िया भाषा है, असमिया भाषा है, इन भाषाओं में भी उसका अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। यह है अनुवाद का महत्व। मीडिया के जितने भी भेद हैं या मीडिया में जो विधाएं प्रस्तुत की जाती हैं उनके जितने भी भेद हैं, और अलग अलग प्रयोजनों के भेद के आधार पर माध्यमों में होने वाले अनुवाद के स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। कहीं वह अनुवाद शब्दानुवाद होता है तो कभी वह सारानुवाद होता है, कभी वह भावानुवाद होता है। अनुवादों के बहुत सारे प्रकार हमने देखे हैं, उसमें की बात हम कर रहे हैं। ये जो सारे भेद होते हैं इन सभी भेदों में अलग अलग प्रकार के अनुवाद होता है। कभी कभी आशु अनुवाद होता है। आशु अनुवाद का मतलब होता है झटपट अनुवाद, जो दुभाषिया करता है। जैसे हमारे बहुत सारे राजनेता अन्य देशों में जाते हैं तो एक आदमी साथ में ले जाते हैं जो अनुवाद कर सके। मतलब समझे रशिया में हमारा कोई नेता गया तो उस नेता को चाहिए कि साथ में वो एक ऐसा आदमी लेकर के जाए जिसको रशियन और भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषाएं और अंग्रेजी भाषा भी आती रहे, और वह रूसी जो बोली जा रही है सामने उसका अनुवाद कर करके उस नेता के सामने रखे। उसी प्रकार से रशिया के नेता के साथ भी एक आदमी होगा जो
हिंदी भाषा का अनुवाद करके हिंदी भाषण का या पाठ का अनुवाद करके वो रशियन भाषा में प्रस्तुत करेगा, जिसके माध्यम से वह दोनों पक्षों को आसानी से समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा आज सुबह की जो रिकॉर्डिंग है वीडियो उसको शॉर्ट करने लगा हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट में ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये आशु अनुवाद भी हो सकता है। फिर उसके उपरांत कहीं कहीं भाषांतरण होता है, कहीं रूपांतरण होता है, कहीं अनुवाद अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी भाषा से भारतीय भाषाओं में होता है, तो कभी एक भारतीय भाषा से दूसरी कई भारतीय भाषाओं में होता रहता है। जनसंचार माध्यमों की अपनी कई विधाएं होती हैं। हर एक विधा का अपना स्वरूप होता है, अपनी स्वरूपगत विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं की रक्षा करते हुए अनुवाद कार्य किया जाना होता है। साहित्य उन्हीं विशेषताओं की रक्षा करते हुए अनुवाद का कार्य करता है। साहित्य, विज्ञान, व्यवसाय, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, क्रीड़ा, अर्थ, राजनीति आदि क्षेत्र के साहित्य तथा सूचनाएं अब इंटरनेट पर सभी भाषाओं में उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। अतः जनसंचार माध्यम अनुवाद में अब केवल माध्यम विधा अनुवाद का ही नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़े हुए प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक सूचना का अनुवाद माध्यम के अनुवाद के रूप में हमारे सामने आने लगा है। मतलब माध्यम के अनुवाद की भूमिका और व्याप्ति बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ गई है, बहुत बड़े अनुपात में बढ़ गई है। माध्यम अनुवाद के इस व्यापक क्षेत्र का संपूर्ण परिचय देना तो संभव नहीं है, फिर भी कुछ बातें उसमें हैं वो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट में अनुवाद के जो प्रमुख प्रयोग के क्षेत्र हैं उनका संक्षिप्त परिचय हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है समाचार अनुवाद। आप जानते हैं समाचार लेखन हमने देख लिया था। समाचार का अनुवाद भी, समाचार चाहे वो मुद्रित माध्यम से आया हो, चाहे वो श्राव्य माध्यम से आया हो, चाहे दृक्श्राव्य माध्यम से आया हो, चाहे सामाजिक माध्यम से आया हो, इन सब में जो महत्वपूर्ण विधा होती है वह समाचार होती है। और दैनिक पत्र, दैनिक समाचार पत्र हो, रेडियो, टेलीविजन के न्यूज चैनलों का उपजीव्य समाचार है। यानी उस जीते किस लिए हैं ये सारे चैनल, उसी आधार पर जिसको कहते हैं हम समाचार। दैनिक पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने अपने निजी संवाददाता भी होते हैं। इतना ही नहीं, अब तो निजी रेडियो चैनल भी निकले हुए हैं, उनके भी संवाददाता होते हैं जो समाचार संकलन तथा लेखन का कार्य करते हैं। साथ ही साथ देशी विदेशी समाचार एजेंसियों से भी समाचार हमें प्राप्त होते रहते हैं। सभी स्रोतों से प्राप्त समाचारों के मुद्रण के अनुवाद मुद्रण, श्राव्य और दृक्श्राव्य माध्यम अपने अपने माध्यम के अनुकूल उस ढंग से करते हैं। इसकी दो विधियां होती हैं। एक, मूल सामग्री एक ही समाचार एजेंसी द्वारा आई है तो उसका अनुवाद का आधार बनाया जाता है, लेकिन अगर समाचार की सामग्री कई स्रोतों से आई है तो उसके अनुवाद को भी आधार बना दिया जाता है। हाँ, वहाँ राइट अप या प्रारंभिक 1-2 परिच्छेद अधिक व्यक्तियों की सहायता से लिखवाए जाते हैं और फिर उसका अनुवाद का आधार बनाया दिया जाता है। मतलब समझिए, एक ही समाचार एजेंसी के द्वारा अगर समाचार प्राप्त होता है तो झट से उसका अनुवाद किया जाता है, लेकिन अगर अनेक स्रोतों से, अनेक एजेंसियों से कोई समाचार आ रहा है तो पहले उसको मूल भाषा में लिखा जाता है और फिर अनुवाद किया जाता है। ये 2 स्टेप्स अलग अलग हैं। माध्यम अनुवादक के पास अनुवादक के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, उसे शीघ्रातिशीघ्र अनुवाद करना पड़ता है, झट से अनुवाद करना पड़ता है। टेलीविजन समाचार तो और भी तेज होता है, उसे दिखाना भी होता है। और आपसी प्रतियोगिता जो टेलीविजन न्यूज चैनल की आ गई है या फिर रेडियो चैनल की आपस की, सबसे पहले समाचार कौन देता है? सबसे पहले अनुदित समाचार। अब देखिए, उदाहरण के रूप में हम अगर जी न्यूज की बात करें तो जी न्यूज केवल हिंदी में ही नहीं, वो अंग्रेजी में भी समाचार प्रस्तुत करता है, वो मराठी में भी समाचार प्रस्तुत करता है, वो अन्य भाषाओं में भी प्रस्तुत करता है समाचार, अन्य भारतीय भाषाओं में। तो देखिए कि उनका जो मुख्य न्यूज होती है उसको झट झट से उनके सारे अन्य चैनलों में अनुदित करके भेज दिया जाता है और वो पढ़ लेते हैं। लगभग यही बात हमें रेडियो के बारे में भी, यानी एबीपी के बारे में भी,
एबीपी समाचार, एबीपी न्यूज़, एबीपी माझा मराठी में आ जाते हैं और अन्य भाषाओं में भी वैसा चला जाता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होने वाली प्रक्रिया है और इस जल्दी की प्रक्रिया में देखिए तेज होना और पीछे नहीं रहना अन्य चैनलों से। आज देखिए आज तक जैसा चैनल सबसे आगे रहता है वो है क्या, पहले इंडिया टुडे नाम की एक पत्रिका का वो रूपांतरण है। जैसे आज देखिए कि लोकमत समाचार जैसी पत्रिका थी या लोकमत मराठी जैसी, तो उसका भी एक अलग से चैनल बन गया है। सकाळ का भी शाम जैसा चैनल बन गया है। तो ये देखिए प्रत्येक समाचार पत्र को अब चैनल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वो सामने आ रहे हैं समाचार चैनल के रूप में। फिर उसके उपरांत हम देखते हैं कि अ, जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है वह एक तो आदर्श अनुवाद के पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं होता, तो वो क्या करता है, सारानुवाद या भावानुवाद कर देता है। आवश्यकता अनुसार कहीं सारानुवाद, कहीं शब्दानुवाद, कहीं भावानुवाद का सहारा लिया जाता है। यह जो माध्यमों का अनुवाद है एक प्रकार का मिश्रानुवाद होता है। कभी वो सारानुवाद आता है, कभी थोड़ा सा शब्दानुवाद वहाँ आ जाता है, कहीं थोड़ा सा वहाँ भावानुवाद आ जाता है। इसे हम एक नई विधा के रूप में देख सकते हैं कि ये मिश्रानुवाद है, अलग अलग प्रकार के अनुवादों का मिश्रण उसमें होता है। टेलीविजन समाचारों में कभी कभी आशु अनुवाद का भी सहारा लेना पड़ता है। और 2005 छः या 7 में हमने एक कोर्स किया था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में एक रिफ्रेशर कोर्स किया था। और उसमें समीरन वाळवेकर, डॉक्टर समीरन वाळवेकर, नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़े मराठी न्यूज़ रीडर हैं टेलीविजन चैनलों पर के। तो उन्होंने बात बताई थी मुझे कि एक उनके कान पर एक लगा हुआ एक माइक्रोफोन रहता है और वो बोलते रहते हैं। एक कान से उन्हें सुनाई पड़ता है कि हिंदी में कौन से समाचार आ रहा है और उन्हें दूसरे कान से अंग्रेजी का समाचार सुनाई पड़ रहा है, तो उसे आशु अनुवाद करके उसे मराठी में प्रस्तुत उन्हें करना पड़ता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक भी शब्द इधर का उधर हो गया, अनुवाद करते समय कोई गलती हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती का काम होता है पत्रकारों का। आपको लगता होगा कि पत्रकार बड़े आयाशी में जी लेते हैं, लेकिन उनके पीछे कितनी टेंशन होती है शायद आपको पता नहीं। ये सारी चीज़ें उस दिन मैंने सीखी समीरन वाळवेकर के माध्यम से। तो यहाँ केवल उदाहरण में देना चाहता था कि देखिए कि माध्यमों की भाषा की प्रकृति ही अलग होती है, इसलिए समाचारों की भाषा भी अलग होती है। समाचार पत्र का पाठक पढ़ा लिखा और शिक्षित होता है, इसलिए मुद्रित समाचार की भाषा लिखित भाषा के गुणों से युक्त होती है और श्रव्य तथा दृक्श्राव्य माध्यमों की उच्चरित भाषा होती है जो अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। श्रव्य तथा दृक्श्राव्य माध्यमों का के श्रोता और दर्शक शिक्षित अशिक्षित समाज के सभी वर्गों से आते हैं, उसमें शिक्षित भी होता है और अशिक्षित भी होता है। समाचार पत्र पढ़ने के लिए सुशिक्षित साक्षर होना तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि श्राव्य माध्यम या दृक्श्राव्य माध्यम के व्यक्ति को सुनने वाले समाचार को और या देखने वाले व्यक्ति को श्रोता और दर्शक को पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती, वो उच्चरित रूप में सुन लेते हैं, समाचार समझ लेते हैं। इसलिए समाचार पत्रों के भाषा से रेडियो और टेलीविजन की भाषा थोड़ी सी अलग होती है। जनभाषा या जनसुलभ भाषा का प्रयोग यहाँ आवश्यक होता है। माध्यम चाहे कोई भी हो, समाचार अनुवादक का ध्यान मुख्यतः भाषा की सरलता तथा शैली की रोचकता पर ही होना चाहिए। अनुवादक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार न तो 2-4 बार पढ़ना है न सुनना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अब ज्यादा समाचार पढ़ना नहीं चाहता, और मेरे ख्याल से पढ़ना अब लगभग बंद हो चुका है। समाचार पढ़ना, समाचार पत्र अब केवल और केवल जाहिरात का, विज्ञापन का माध्यम मात्र बन करके रह गया है, उसको कोई पढ़ता नहीं है, कम लोग पढ़ते होंगे। लेकिन रेडियो के समाचार आज भी हम रुचि से सुनते हैं। दूरदर्शन के जितने भी न्यूज चैनल हैं उन सभी पर के समाचार आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उस भाषा को भी आसानी से समझते हैं जो इन भाषाओं का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन में हो रहा है। तो देखिए कि समाचार के अनुवाद को इस बात का इल्म होना चाहिए कि अब तो 2-4 बार कोई समाचार आपका पढ़ेगा नहीं, 2-4 बार सुनेगा नहीं, 2-4 बार देखेगा नहीं, इसलिए सटीक सरस शब्दों में
सरल शब्दों के चयन के द्वारा संक्षिप्त और छोटी छोटी वाक्य रचना करते हुए अर्थ की सुस्पष्टता युक्त अनुवाद करना चाहिए। समाचार कई क्षेत्रों से संबंधित और कई तरह के होते हैं, इसलिए अनुवाद को विभिन्न क्षेत्रों के स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा की विशेष शब्दावली की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये हुई पहली बात। कौन सी बात? समाचार अनुवाद। अब दूसरी बात उसके अंतर्गत आती है, वह है लेखादि साहित्य का अनुवाद। अब देखिए, समाचार का अनुवाद तो हो गया, अब लेखादि साहित्य का अनुवाद। जो लेख होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, शोधालेख होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, उनका भी अनुवाद होना चाहिए। साहित्य और माध्यमों का परस्पर संबंध अभिन्न होता है। मुद्रित माध्यम में विभिन्न विषयों के लेख, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, ये सारे के सारे आदि विषयों पर मौलिक लेखन किया जा सकता है और उनका अनुवाद भी किया जा सकता है। सद्य गतिविधियों मतलब करंट अफेयर्स जिसको कहा जाता है, समस्याएं आज की जो हैं, तथा अन्य विभिन्न विषयों पर प्रकाशित लेखों में कई लेख अन्य भाषाओं में अनुदित भी होते हैं। यह अनुवाद मुख्यतः अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में होता है। रेडियो पर प्रसारित कुछ वार्ताएं भी अनुदित रूप में होती हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाले अधिकांश रेडियो नाटक अनुदित भी होते हैं। एक ही नाटक कई भारतीय भाषाओं में अनुदित होता है। अभी अभी कल परसों मैंने हिंदी के एक बहुत बड़े नाटककार, साहित्यकार भीष्म साहनी के हानुष नाटक का मराठी अनुवाद पुणे केंद्र से मैंने सुना। बहुत बढ़िया अनुवाद हो चुका था। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनुवाद रेडियो नाटकों के भी होते हैं, विधाओं के भी अलग अलग होते हैं। इतना ही नहीं, टेलीविजन के चैनल पर दिखाई जाने वाली जो टेली फिल्में हैं तथा साहित्य पर आधारित जो धारावाहिक होते हैं, उनके भी अनुवाद होते हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल से रामायण नाम की जो सीरियल थी, बहुत प्रसिद्ध सीरियल रामानंद सागर की, या महाभारत जो बी आर चोपड़ा की थी, उसके मराठी अनुवाद भी, जिसको डबिंग कर करके प्रस्तुत किया गया है, वो भी प्रसारित किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं। इस तरह से मुद्रित माध्यम हो, श्राव्य माध्यम हो, दृक्श्राव्य माध्यम हो, इनमें साहित्यिक अनुवादों का भी प्रयोग किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। आजकल इंटरनेट जगत पर भी प्राप्त सूचनाएं हैं। एक बात मैं भूल गया बताने की आपको, कि आजकल देखिए MX प्लेयर, अमेजॉन है, डिज्नी हॉटस्टार है, या फिर अनेक ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिन पर की एक वेब सीरीज होती है, वो भी अनुदित रूप में दूसरी में हम देख सकते हैं। हॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो अनुदित रूप में हम डबिंग के रूप में हिंदी में, मराठी में देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है अनुवाद का। इस माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। और एक चलते चलते बात मैं कह रहा हूँ, इस विषय में सबसे बड़ा अभिनेता जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, मास कम्युनिकेशन का जो PG किया हुआ है, वो है शाहरुख खान। और ऐसे भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग तांत्रिक विषय के भी हो सकते हैं। तो इस बात को भी आपको समझ लेना पड़ेगा कि आज मास मीडिया जो है, मास मीडिया के अलावा कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, और अनुवाद का क्षेत्र भी मास मीडिया में बहुत महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने खड़ा हो चुका है। इसलिए आपको अगर मास मीडिया में आगे चल करके काम करने की इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए, बहुत बड़ा क्षेत्र आपके लिए उपलब्ध हो सकता है। इतना ही नहीं, देखिए कि एक और भी नई चीज़ आई है, वो है इंटरनेट द्वारा मशीनी अनुवाद। आप जानते हैं कि अनुवाद करना है आपको अगर, तो गूगल ट्रांसलेटर आप इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप उसमें मराठी में कोई टाइप करेंगे और उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में करके प्रयास करेंगे तो भी हो जाएगा, अंग्रेजी का हिंदी हो जाएगा, हिंदी का अंग्रेजी हो जाएगा। इतना ही नहीं, फेसबुक पर भी अगर कोई चीज़ आप अंग्रेजी में टाइप करके रखते हो तो उसका अपने आप मशीनी अनुवाद हो जाता है। कभी कभी वो अत्यंत भोंडा हो जाता है, लेकिन हो तो रहा है सही। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरा क्षेत्र जिसका आपने उल्लेख अभी किया था, वो डब फिल्मों और उसके सब टाइटल का अनुवाद। अब देखिए, कोई अच्छी फिल्म है, समझिए अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक तमिल फिल्म देखी थी अच्छी, जिसका नाम था अर्जुन, एक रजनीकांत के दामाद की फिल्म थी, देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण दलित समस्याओं को लेकर के आई थी। वो मैंने जब देखी, कर्णम नाम की थी फिल्म वो। तो कर्णम नाम की फिल्म का वो उसको मैंने तमिल में वो समझी नहीं। तमिल में मैंने 2-4 बार देखी, समझ में नहीं आई। जब वो हिंदी में आई डब होकर के, तो थोड़ी बहुत समझ में आई। अब मैंने क्या किया, तीसरी बात थी, एक ऐसी फिल्म थी, इसका एक वर्जन ऐसा भी था
जो मूल तमिल में था उसका हिंदी डबिंग किया था, लेकिन उसके नीचे जो टाइटल आ रहे थे ना, मतलब संवाद आते हैं, किसने कुछ कुछ कहा, कुछ बातें हैं, कुछ संवाद है, कुछ डायलॉग है, वो अंग्रेजी में आ रहे थे। मतलब एक ही समय में तमिल भी सुन रहा हूँ, हिंदी में भी सुन रहा हूँ उस डायलॉग को, और अंग्रेजी में पढ़ भी रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी, अनुवाद के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत ये हमारे सामने आई हुई है। फिल्म तथा टेलीविजन मीडिया का अनुवाद, एक अनुवाद का एक नया क्षेत्र खुल गया है। देशी तथा विदेशी फिल्मों को अन्य भाषा में डबिंग करने का आज एक सफल व्यवसाय बन चुका है। अंग्रेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं की लोकप्रिय फिल्में हिंदी में आ रही हैं, दक्षिण की भी फिल्में हिंदी में आ रही हैं। जुरासिक पार्क जैसी फिल्म है, जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्म है, एनाकोंडा जैसी फिल्म है, या फिर बहुत अच्छी अच्छी जो फिल्में होती हैं वो भी अनुदित होकर के डबिंग के रूप में हमारे सामने आ रही है। और दक्षिण की भी फिल्में जैसे बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली दूसरे दो भाग जो आए थे, वो भी देख करके हमें कितना आनंद आता है हिंदी में देख करके। देखिए, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र अब हमारे सामने आ गया है। डब से तात्पर्य क्या है कि जो साउंड ट्रैक होता है उसका, उसको बदल करके मूल भाषा के साउंड ट्रैक को हटा करके उसमें हिंदी भाषा का साउंड ट्रैक जोड़ दिया जाता है, और उसमें डबिंग आर्टिस्ट करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बाहुबली फिल्म में बाहुबली को जिसने आवाज दी थी वो एक बहुत बड़ा अभिनेता है मराठी, जिसने बाद में तानाजी फिल्म में शिवाजी का रोल किया था। तो ये ऐसे लोग, साउंड आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसी विषय पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी आई थी, देखिए, ऋतिक रोशन की, साउंड आर्टिस्ट था जिसमें वह अब उसका काबिल काबिल नाम की फिल्म आई थी। तो उसमें भी इस बात का आपको पता चल जाएगा। और बहुत से लोग हैं जो साउंड आर्टिस्ट होते हैं, जैसे नाना पाटेकर अभिनेता भी है और साउंड आर्टिस्ट भी हैं, जो जा कर के जंगल बुक में शेर खान को आवाज़ देते हैं, ओम पुरी जी जैसे हैं जो बगीरा को आवाज़ देते हैं। यानी एक बहुत बड़े अभिनेता इरफान खान जिनका निधन गत वर्ष हो गया, वो भी बहुत बड़े साउंड आर्टिस्ट हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े एक अभिनेता है, देखिए, शाहिद कपूर का के सौतेले पिता जो हैं, राजेश खट्टर, वो भी बहुत बड़े साउंड आर्टिस्ट हैं। खास करके हॉलीवुड की फिल्मों का जब डबिंग होता है हिंदी में तो उसके लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, देखिए कि ये लोग केवल साउंड ट्रैक की बात नहीं करते, अपितु देखिए कि उसमें संवादों का अनुवाद होता है, उसमें ध्वनि का अनुवाद होता है, उसमें संगीत का एक प्रकार से अनुवाद होता है, गीतों का अनुवाद होता है। तो ये सारी चीज़ें डब करने में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, लेकिन एक बार डबिंग करने वाला जो साउंड ट्रैक वाला आर्टिस्ट है, साउंड ट्रैक वो डाल देता है, तो फिल्म हमें कितनी अच्छी लगती है बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, वाक्यों की लंबाई, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि डबिंग करते समय, समझिए अंग्रेजी की किसी फिल्म का डबिंग चल रहा है या तमिल फिल्म का डबिंग चल रहा है, तो उसके होंठ जैसे हिलते हैं अभिनेता के, उसी आधार पर हिंदी की डबिंग करनी पड़ती है। और ये बहुत ज़बरदस्त कला है। यानी दो स्क्रिप्ट की आत्मा एक साथ उसमें जोड़ देनी पड़ती है अनुवादक को। तो एक प्रकार से ये अनुवाद न होकर के पुनः सृजन होता है। चरित्रों के संवादों के साथ गीतों का भी अनुवाद किया जा सकता है। डबिंग के संवादों तथा गीतों के अनुवाद की प्रक्रिया को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म लेखन की अपेक्षा यह अनुवाद कार्य अधिक जटिल और पेचीदा होता है। फिल्मों का अनुवाद करना, डबिंग करना उसका। फिल्मों के समान ही टेलीविजनों के वृत्तांत धारावाहिक भी डब किए जा रहे हैं। अब तो वेब सीरीज भी डब होकर के आ रही हैं बहुत सारी। इसकी अनुवाद प्रक्रिया भी डब फिल्मों की तरह होती है। फिल्मों के अनुवाद के साथ जुड़ा एक नया भेद भी सब टाइटलों का भी आता है। सब टाइटल जो नीचे दिए जाते हैं, किसी फिल्म के संवादों तथा गीतों के साथ साथ अन्य भाषा में लिखित संवाद भी नीचे दिखाए जाते हैं। यह चरित्रों के होठों की हरकतों पर ध्यान अधिक नहीं देता है, बल्कि संवाद की अवधि में पढ़े जा रहे सके इतने सरल और सहज शब्दों में उसकी योजना करनी होती है। चौथी बात, निवेदन तथा अन्य सूचनाएं। देखिए, मुद्रित माध्यमों में हो, चाहे रेडियो जैसे श्रव्य माध्यम हो या दृश्यव्य टेलीविजन जैसे माध्यम में हो, तो उसमें जितनी भी टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं, प्रेस विज्ञप्तियां आती है, अन्य सूचनाएं आती हैं, वो भी अनुदित होकर के ही आती हैं। रेडियो पर भी प्रसारित जितने भी भारतीय संगीतों के कार्यक्रम होते हैं, कलाकारों के कार्यक्रम होते हैं, कलाओं के विषय के संबंध में जो संक्षिप्त विवरण होते हैं, वो सारे के सारे विवरण अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दिए जाते हैं। एक मुझे बात याद आती है, जब इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था, राजीव गांधी जी का निधन हुआ था, या फिर
बहुत बड़े बड़े लोगों का जब निधन हुआ तो हिंदी के बहुत बड़े लेखक कमलेश्वर जी उसकी रनिंग कमेंट्री किया करते थे। एक साथ अंग्रेजी में भी चल रहा है और हिंदी में भी चल रहा है। इतना ही नहीं, क्रिकेट में भी कमेंट्री जब आप सुनते हैं रेडियो पर तो कुछ देर के लिए अंग्रेजी में चलती है, कुछ देर के लिए हिंदी में चलती रहती है। ये भी बहुत बड़ा माध्यम के अनुवाद का बहुत बड़ा क्षेत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। टेलीविजन पर भी इस प्रकार की अनेक अनुवाद से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। और पांचवा महत्वपूर्ण है वह है विज्ञापनों का अनुवाद। हमारे केवल 2 मिनट रह गए हैं, हम इसमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। विज्ञापनों का अनुवाद हम जब कर रहे हैं तो विज्ञापनों के अनुवाद में भी देखिए प्रमुख उद्योग जो होते हैं, व्यापारी लोग जो होते हैं, संचार के साधन जो होते हैं, वो अपना अपना विज्ञापन करते जाते हैं। और ये विज्ञापन कहाँ दिखाए जाते हैं? राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच में, आर्थिक कार्यक्रमों के बीच में, सामाजिक कार्यक्रमों के बीच बीच में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच बीच में, धार्मिक सीरियलों के बीच बीच में वो जाहिरात या वो विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और वो उस भाषा में अनुदित करके दिखाए जाते हैं, डबिंग करके दिखाए जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सी बातें हैं, इसमें अब ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अब देखिए इसमें अनुवाद में समस्याएं कौन सी आती हैं? इसमें विषय वैविध्य एक बहुत बड़ी समस्या है। अति तीव्र गति से अनुवाद करना ये बहुत बड़ी समस्या है मीडिया के अनुवाद में। शीर्षक के अनुवाद की समस्याएं भी हो सकती हैं। नाम और संज्ञाओं के भी अनुवाद की समस्या हो सकती है। उसके उपरांत संक्षिप्तियां जो होती हैं, जैसे बीएससी, बीए, बीएससी जो बीए, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स की संक्षिप्तियां हैं, वैसी बहुत सारी संक्षिप्तियों का अनुवाद करने में भी कठिनाई आ जाती है। जैसे मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मिसी, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस प्रकार की छोटे छोटे जो संक्षिप्तियां होती हैं उनका अनुवाद करने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। और राजनीतिक पार्टियों के जो नाम होते हैं उनके भी अनुवाद करने में कठिनाई आती है, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी वगैरह वगैरह। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली की समस्या, इस पर हमने बहुत विचार पहले ही किया हुआ है, वो मीडिया में भी आ जाती है, मीडिया अनुवाद में भी। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या है संकल्पनात्मक शब्दों की समस्या। यानी संकल्पनात्मक जो शब्द होते हैं, जैसे वित्त, वेल्थ शब्द अंग्रेजी है, उसका हिंदी अनुवाद धन होगा, न कि संपत्ति। कुछ लोग उसका अनुवाद वित्त कर सकते हैं, आर्थिक संदर्भ में अर्थ कर सकते हैं, धन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक ही मूल अंग्रेजी शब्द के अलग अलग अर्थानुवाद किस प्रकार से किए जाते हैं, ये भी बातें हैं। ये भी हमने आपके पीडीएफ करके भेजा है आपको। तो आज ये हमारी अंतिम तासिका थी। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए आज हम रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसी वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूट्यूब लिंक भी डाल दी जाएगी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अन्य भी लोग जो आज शामिल नहीं हो पाए और भी देख लेंगे। इस कामना के साथ हम रुक जाते हैं। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।